नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने इस पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी जिंदगी सुर, ताल और भक्ति से भरी हुई है और अपनी पूरी जिंदगी इन्होंने म्यूजिक को डिवोट की है और म्यूजिक में ही वो अपने करियर को परस्यू कर रहे हैं। और इसके अलावा उनके गैजेट्स में इतने ज़्यादा उनकी अचीवमेंट्स हैं जिसकी एक लंबी लिस्ट है। खास करके 2023 में G20 का जो कार्यक्रम श्रीनगर में हुआ उसमें इन्होंने शहनाई वादन का वहां पर एक अपनी परफॉर्मेंस दी। देखिए, शहनाई वादन एक ऐसा रेयर इंस्ट्रूमेंट है जिसे बड़े कम लोग जो हैं वो एज ए अपना एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर उसे पसंद करते हैं। इसके अलावा डिवोशनल सॉन्ग में इनकी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेज रही हैं, कई कॉम्पिटिशन्स इन्होंने जीते हैं और डोगरी भाषा में बहुत सारे गाने इन्होंने गाए हैं। अगर सोशल मीडिया की बात करें तो बहुत सारे गाने जो हैं उसमें इनके पॉपुलर हैं और आम जनता जो है उनको सुनकर काफ़ी सराहती भी है। मैं बात कर रहा हूँ रवि रघुवंशी जी की। इनसे बातचीत करते हैं और इस म्यूजिक के फील्ड में इन्होंने मास्टर्स भी की है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में। तो पूरी तरह से अपने आप को म्यूजिक को ये डिवोट करके चलते हैं। और आज के हमारे गेस्ट रवि रघुवंशी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। और उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये पॉडकास्ट एक ऐसे तरीके से ये हो जिससे कि हमारी ऑडियंस को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिले। जी जरूर। मेरा पहला आपसे प्रश्न यही रहेगा कि जब मैं आपका प्रोफाइल पढ़ रहा था तो G20 में आपने शहनाई वादन जो है वहां पर प्रस्तुत किया, हमारे जम्मू कश्मीर की तौर पर जो कि रिप्रेजेंट किया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो अनुभव कैसा था। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज मुझे यह मौका दिया अपनी बात रखने का। और रही बात G20 की, तो G20 का एक अपना ही एक बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस मेरा रहा और मेरे जम्मू में मुझे मौका मिला। मैं उन डिपार्टमेंट्स का शुक्रिया अदा करूँगा तहे दिल से जिन्होंने मुझे मौका दिया। और मैं 8-9 म्यूजिशियंस हमारे जम्मू से गए थे, उनमें से मैं भी एक शहनाई के लिए गया था यहाँ से। तो एक बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस रहा और एक बहुत बड़े लेवल पे हमें मौका मिला परफॉर्म करने का। तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ उसके लिए। नहीं, बिल्कुल, ये तो हमारे लिए खुशनसीबी है ही। लेकिन शहनाई वादन आपने ये कैसे चुना? क्योंकि जब मुझे पता चला आपके बारे में तो मैं बड़ा हैरान था कि आम सुनने को नहीं मिलता कि शहनाई जैसा इंस्ट्रूमेंट जो है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई इसे ऑप्ट करता है और इसमें जो है आगे अपने आप को एक्सपर्ट बनाता है। तो ये कैसे आपने चुना? देखिए, ये जो संगीत पहली बात तो है, ये तो मुझे विरासत में मिला और ये इंस्ट्रूमेंट में मुझे विरासत में मिला। जी। मेरे दादाजी लेट श्री गरीबदास जी, उन्होंने सबसे पहले शहनाई क्लैरिनेट प्ले करते थे वो। फिर मेरे पिताजी लेट श्री तरसेम लाल जी, उन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट पकड़ा। तो उनके रहते ही मैंने कोशिश की कि मैं भी कुछ बजाने की कोशिश करूँ। तो उनकी गाइडेंस से थोड़ी सी मेरी मदर ने मेरी बड़ी हेल्प की, मेरे उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स करते करते और शहनाई को पकड़ा, मेहनत भी की और आज फील्ड में शहनाई वादन का भी एक नाम कोशिश की है बनाने की। और आज जम्मू कश्मीर में नाम है कि शहनाई वादन रवि रघुवंशी। नहीं, बिल्कुल भी। मैं देख रहा था कि आप डिवोशनल सॉन्ग कॉम्पिटिशन्स में भी बड़ी भाग लिए है और उसमें गोल्ड मेडल भी आपने जीता कि जो कि श्राइन बोर्ड की तरफ से करवाया जाता है। जी। तो वो अनुभव कैसा रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं एक भक्ति की तरफ मैंने देखा आपका झुकाव काफी ज्यादा है। जी। बात यह है कि जैसे ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कॉम्पिटिशन जो कि कटरा में आयोजन इसका किया जाता है, हर साल होता है। तो मैंने भी कोशिश की, प्रयास किया कि मैं भी पार्टिसिपेट करूं इस प्रोग्राम में। तो 2007 में मैंने पार्टिसिपेट किया। 2007 में मैं फाइनल तक गया, लास्ट के फाइनल राउंड तक मैं गया, तो विनर नहीं रह पाया। तो मुझे लगा कि नहीं, मेहनत करनी ही है हमें किसी भी कीमत पर। तो मैंने अगले साल फिर से जब 2008 में आया तो मेरी एक बड़ी अच्छी जीत हुई है जो कि मैं ज़रूर आपके सामने रखना चाहूँगा। जी। कि सबसे पहले वहाँ होता है 7 नवरात्रों में जो फर्स्ट विनर्स होते हैं वो डायरेक्ट फाइनल में एंट्री होती है। राइट। डायरेक्ट फाइनल में एंट्री होने के बाद उनकी फाइनलिस्ट जो वहाँ से चुना जाता है। आज थोड़ा सा फॉर्मेट प्रोग्राम का चेंज है। उस समय पर क्या होता था, मैं फर्स्ट नवरात्र में गया, फर्स्ट नवरात्र में मेरा फर्स्ट प्राइज़ आया, मैं डायरेक्ट फाइनल में गया।
फाइनल में फर्स्ट प्राइज लेके घर पे आ गया। जी, मतलब एक बड़ी अच्छी जीत उसे माना गया और मुझे लगा कि चलो मुझे इस लायक भगवान ने महामाई ने अपने चरणों में अपनी अपनी ब्लेसिंग्स दी मुझे कि मैं इस लायक और इस तरह से परफॉर्म कर पाया कि आज मुझे गोल्ड मेडल वहाँ से मिला। दूसरे पंजाब की बात करें या मुंबई की बात करें, जितने बड़े-बड़े शहर हैं वहाँ तो काफ़ी बड़ा एक फ़ील्ड स्कोप रहता है कि आप सिंगिंग जानते हैं, कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन जम्मू में भी कैसे हालात हैं? बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, सिचुएशन यहाँ पर कैसे है, जो सिंगिंग की तरफ जो अपना करियर बनाते हैं? देखिए सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं ज़रूर एक बात कहना चाहूँगा। संगीत बड़ा मुश्किल काम है अपने आप में। गॉड गिफ्टेड लोग बड़े हैं हमारे जम्मू में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बोलूँगा। लेकिन इतना आसान नहीं समझना चाहिए इसे, मुझे लगता है। कुछ लोग क्या सोचते हैं, देखो बच्चा जब बोलता है मुझे लगता है पेरेंट्स 3 साल वेट करते हैं कि हमारा बच्चा बोलेगा। लेकिन संगीत सीखने के लिए जब वो जाते हैं तो वो कहते हैं 1 महीने में बच्चा ट्रेन्ड हो जाए और वो गाना गाने शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता। हर एक नए परिंदों को उड़ने में वक़्त तो लगता है ना? जी, तो मुझे लगता है कि वैसा एक दिमाग में रखना चाहिए। देखो बच्चा क्या करता है, पेरेंट्स क्या सोचते हैं, पेरेंट्स सोचते हैं कि हाँ जी 1 महीना गाना सीख लिया, 1 महीना डांस सीख लिया, 1 महीना आर्ट कर लिया हाँ। और जब बाद में देखते हैं, जब बच्चा एक फ़ील्ड चुनता है तो बाद में उसको गारमेंट्स की दुकान खोल के दे देते हैं, क्योंकि वो कहीं तो सेट होने ना पाएगा। लेकिन इसमें एक प्रश्न ये है, कहीं न कहीं एक परसेप्शन बन चुकी है या ये चीज़ बड़ी आम एक चर्चा में रहती है, कि म्यूज़िक में करियर बनाने के चांसेस बड़े कम रहते हैं। बड़े कम है। क्या ये सही है? सही है तो क्यों? सर एक बड़ा पुराना सॉन्ग है, आशा जी का गज़ल है, उसमें कहा है कहिए तो आसमाँ को ज़मीं पर उतार लाएँ, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। क्या? मुझे लगता है कि अगर ज़िंदगी में अगर आप फ़ोकस्ड हो कहीं पर और पॉज़िटिवनेस बड़ी ज़रूरी है, आपके अंदर पॉज़िटिव सिस्टम रहना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप पॉज़िटिव हो ना, तो मुझे लगता है कि मंज़िल कभी भी आपसे दूर नहीं होती। डगमगा जाते हैं जो लोग, उनको मुझे लगता है कभी-कभी हर्डल्स भी आते हैं। हर्डल्स तो हर एक फ़ील्ड में आते हैं, कहीं भी आप जब मेहनत करते हैं, हर्डल्स आते हैं और लोग आपके बारे में तरह-तरह की बातें कहते हैं। मुझे लगता है वो कहते हैं छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रात, है ना? मैं तो संगीत आर्टिस्ट हूँ, मैं तो आर्टिस्ट की भाषा ही बोलता हूँ। जी। तो मुझे लगता है कि जो लोग पॉज़िटिव रहते हैं अपने काम को लेके, हाँ, हाँ। सक्सेस कभी भी दूर नहीं होती, जी, बिल्कुल। ज़रूर मिलती है। मैं आपके गाने सुन रहा था, तो उन गानों से मुझे एक चीज़ तो रियलाइज़ हुई कि आपकी आवाज़ बड़ी सॉफ्ट है। क्योंकि क्योंकि अलग-अलग सिंगर के ना अपना अलग-अलग पिच होता है ना। हाँ, तो आपकी ना बड़ी सॉफ्ट आवाज़ है। तो मुझे ऐसा लगता है मेलोडियस सॉन्ग आप बहुत ब्यूटीफुल तरीके से गाते हो। मैं रील्स भी आपकी बड़ी बड़ी सारी देखी। मैं जानना चाहूँगा कि आप किस सिंगर से ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं? देखिए, मैंने बचपन से मोहम्मद रफ़ी साहब को सुना है। क्या बात पर है! ऐसे आपने बिल्कुल अपने स्टाइल का। बिल्कुल, मैंने उन्हीं को ही सुना है और मेरे फ़ादर साहब मुझे अक्सर बोलते थे कि बेटा अ, रफ़ी साहब को सुनना है, गा तो कोई भी नहीं सकता उनके जैसा, बिल्कुल। लेकिन उनको सुनना है, मैंने उनको ही सुना है। तो आज तक अगर पब्लिक में कहीं कुछ गाता हूँ, तो मेरे जैसे पता नहीं कितने लाखों लोग होंगे जो कि उनके नाम से दाल-फुल्का चल रहा है जिनका, मैं सीधी-सी बात कहूँगा। और रफ़ी साहब मेरे लिए आइडल हैं और मैं उनको ही आइडल मैंने मान के चला है और आज रफ़ी साहब के ही गाने गाता हूँ मैं। मतलब आप उन्हीं से इंस्पायर शुरू से यस। तो हालाँकि उनके तो कोई भी गाना ले लीजिए, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसे लोग पसंद ना करते हों। जब भी आप सुनते हो, गाते हो, प्रैक्टिस करते हो, कोई एक ऐसा गाना जो कहीं न कहीं हमेशा कनेक्ट करता हो और वैसे ही सहज आपके प्रैक्टिस करते या कहीं भी सोचते-सोचते निकल जाता हो, वो ऐसा कौन-सा गाना है? अक्सर मैं गुनगुनाता हूँ एक गाना रफ़ी साहब का, नॉन फ़िल्मिक सॉन्ग है, बड़ा प्यारा सॉन्ग है। हाँ, वो मैं थोड़ी-सी एक 2 लाइनें वैसी हो जाए। मैं कब गाता मेरे स्वर में प्यार किसी का गाता है, प्यार किसी का गाता है, या याद किसी की जब आती एक नया गीत बन जाता है,
प्यार किसी का गाता है। एक बार ऐसे लग रहा है जैसे रफी साहब गा रहे हैं। मैं जी उनके लखनऊ की धूल भी नहीं ये बात तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी रिफ्लेक्शन और उनका जो स्टाइल है वो जरूर बिल्कुल मैंने सुना है उनको, मैंने आइडल मान के चला हूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि बस उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल सकूं बस। अच्छा, एक चीज ये है कि आजकल की सिंगिंग में ना परफॉर्मेंस बड़ी इंपॉर्टेंट हो। बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। एक तो होता है कि रियाज आपका होना चाहिए, ट्रेनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। वो तो रहा कि जो जो घराने चलते हैं आप वहां पर सालों साल बिता देते हैं, फिर जाकर पता चलता है कि यार अब जाके आप गाना गा रहे हो, लेकिन सीख कब से रहे हो, पिछले 30 साल से सीखी हमारी, बिल्कुल है ना। ऐसे ऐसे सुनने को मिलता है। देखिए परफॉर्मेंस बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है सोशल मीडिया के चलते हुए। लोगों को आजकल एक सिंगर के साथ साथ उसको एक परफॉर्मर भी चाहिए। तो उसको आप कैसे देखते हैं, इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं, और आपने इस चीज को देखकर अपने आप को किस तरह से ढाला है? देखिए सर, जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, अ, मैं भी अभी परफेक्ट नहीं हूँ, कोई भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, तो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा था जबकि मेरे गाने को लोग पसंद करते थे, लेकिन वो परफॉर्मर कहीं ना कहीं मिसिंग था उसमें। मैं गाना गाता था, लोग अप्रिशिएट करते थे, गाना वाह वाह क्या गाया है, तो मतलब एक वो सीधे सीधे ऐसे माइक पकड़ के गाना गा दिया तो खत्म। लेकिन परफॉर्मेंस कुछ और चीज़ है। राइट। उस समय चाहे अगर आप मोहम्मद रफ़ी साहब को गाते हो, लेकिन आपको गाना हिमेश रेशमिया साहब का मिल गया, तो आपको वो परफॉर्म करना है स्टेज पे। तो कहीं न कहीं जब वो चीज़ दिमाग में आई कि शो मस्ट गो ऑन, मतलब हमें किसी चीज़ को देकर रुकना नहीं है, हमें परफॉर्म करना। क्या लगता है कि किसी का अगर एक जॉनर है उसे बैरो लेना चाहिए मौके पर, या अपने जॉनर पे रखना चाहिए, तभी एक सही परफॉर्मेंस होती है? अपना जॉनर आपकी एक स्पेशलिटी है, मुझे लगता है उसमें रहना ज़रूरी है, लेकिन वर्सेटाइल होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, आजकल आप कहीं ना कहीं दूसरे गाने भी हटा लेने जो शायद आपके अपने स्टाइल के नहीं। यस, तो अगर आप कहीं न कहीं वो बंदिश में रहोगे कि मैं वही गाता हूँ, देखो आपके एक आइडल हैं, आप उनको मानते हो। जैसे जैसे आपने मुझे बोला कि मैं गा रहा हूँ, तो रफ़ी साहब की अगर कहीं छवि दिख रही है, तो हमने वो जो उन्होंने पीछे वो जो उनके पैरों के निशान छोड़े हैं, बिल्कुल उन्हीं को हम देख के चल रहे हैं। तो छवि आप में कहीं न कहीं उनकी है और आपके आइडल वो हैं, लेकिन आपको वर्सटाइल होना ज़रूरी है, क्योंकि पब्लिक की डिमांड पे आपको चलना है, क्योंकि आर्टिस्ट वही है जो कि पब्लिक के हिसाब से चले। तो आपने चूंकि बहुत ज्यादा परफॉर्म अप किया है कहीं स्टेजेस पे, आप कहीं बड़े परफॉर्मर्स के साथ उनके साथ स्टेज भी साझी की है, तो कौन कौन से आपने कुछ बड़े ऐसे नाम अगर हों जिनके साथ आपने परफॉर्म किया हो, आपको भी लगा यार ये तो बहुत बड़ी हस्ती है? देखिए सर, सबसे पहली बात है कि 2011 में मैंने फर्स्ट टाइम जब मैं कटरा ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कॉम्पिटिशन मैंने विन किया, तो मैंने मस्कट ओमान में अच्छा, के साहब के साथ मैंने परफॉर्म किया। उस पे सब सोशल मीडिया ऐसे सबसे सब हाँ, फेवरेट। बिल्कुल सबके फेवरेट है। और के साहब ने दूसरे दिन आना था, तो फर्स्ट डे हमारा एक रिहर्सल एक कम शो था एक, तो वहाँ मैंने परफॉर्म किया। तो जब एक के साहब को पता चला कि कोई जम्मू से लड़का आया है, तो उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा आशीर्वाद दिया और अपना प्यार दिया कि रवि आप बहुत आगे जाओगे। तो खैर उनके उनके नोटिस में तो मेरे से हज़ार गुना बहुत अच्छे सिंगर्स होंगे, लेकिन उन्होंने मुझे अपने छोटे भाई की तरह मतलब प्यार दिया, और मुझे हमेशा एप्रिशिएट करते थे। जब बैक स्टेज कभी बैठे होते थे, तो मैं कभी स्टार्ट प्रोग्राम करता था, तो उनसे पहले मैं गाता था, तो मुझे बड़ा ज़्यादा गले लगा के मुझे बोलता था, और मतलब कॉम्प्लीमेंट, और मुझे हमेशा उन्होंने ब्लेस किया। तो मैं कहता हूँ कि वैसे कलाकारों ने अगर हमें आशीर्वाद दिया है, तो उन्हीं की वजह से शायद कुछ कर पाए हैं। तो उनका का हालांकि बहुत जबरदस्त रेंज है उनकी, उनकी रेंज को टच करना भी बड़ा बहुत लगता है कई बार, क्योंकि उनको गाने ही ऐसे मिलते थे। वो कौन सा आपको उनका जो सॉन्ग है जो सबसे ज्यादा से अच्छा लगता है कि यार दिस इज द सॉन्ग, मुश्किल है कि कोई इसको इतनी इजीली को डाले? देखिए उनके गाने तो वैसे सारे ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो तड़क तड़क के इस दिल से जो उन्होंने गाया है, हम दिल दे चुके सनम। हम दिल दे चुके सनम में जो उन्होंने गाया है, तो वो गाना मुझे बहुत पसंद है, और मैं ज़रूरत नहीं करता हूँ वो गाना गाने की। लेकिन हो जाए थोड़ा सा, अगर बीच में से चाहे स्टार्ट कर सकते हैं जैसे भी। बेजान दिल को तेरे इश्क ने जिंदा किया, फिर तेरे इश्क ने ही
इस दिल को तबाह किया। बस इतनी दो लाइन मैं गाऊंगा, लेकिन बड़ा मेरा पसंदीदा सॉन्ग है। ज़रूर मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी होगा तो मैं के साहब का गाना, बहुत सारे गाने हैं उनके जो मुझे बहुत सारे पसंद है, लेकिन ये गाना मुझे बड़े दिल के करीब है। जी, उनके अलावा और कौन-कौन से ऐसे सिंगर जिनके साथ आपको परफ़ॉर्म आपने किया? मैंने विनोद राठौर साहब के साथ परफ़ॉर्म किया है और मोहम्मद अज़ीज़ साहब के साथ मैंने परफ़ॉर्म किया है। अभी हाल ही में लखविंदर वडाली साहब के साथ परफ़ॉर्म किया और काफ़ी सारे ऐसे सिंगर्स हैं जिनके साथ परफ़ॉर्म करने का मौका मिला। पंजाबी सिंगर्स हैं, मुझे उनके नाम भी नहीं पता। तो रिसेंटली मैंने देखा कि हुमा कुरैशी हमारे जम्मू आई थी, तो आपने उनके साथ भी एक स्टेज साझा की सुचेतगढ़ में, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो वैसे बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। जम्मू टूरिज़्म का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से कि उन्होंने मुझे मौका दिया स्टेज पे, और उमा कुरैशी मैम भी बड़े इम्प्रेस्ड हुए और स्टेज पर आने के लिए मजबूर हो गए। आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया पर मेरी वीडियो। वो कौन-सा गाना था जिस सॉन्ग ने जो मजबूर कर दिया उन्हें? पहली बात है, लग जा गले जो मैंने जब सॉन्ग गाया था तो उमा कुरैशी मैम ने मेरा एक वीडियो रिकॉर्ड किया, और मुझे लगा जब कि उनको अच्छा लग रहा है मेरा गाना, तो फिर मैंने उन्हीं की मूवी का एक मिर्ज़ापुर मूवी का वो सॉन्ग दहलीज़ पे मेरे दिल, वो गाना गाया। तो फिर मैंने उनको स्टेज पे बुलाया और बड़े खुशी से वो स्टेज पे आए और बड़ा अच्छे से रिस्पॉन्ड किया उन्होंने स्टेज पे। तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ भी स्टेज। बिल्कुल, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जो इसमें हमारे यहाँ पर जम्मू में कि किस तरह की चीज़ें आपको अभी भी लगता है कि थोड़ी कमी है? अ, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की, सिस्टम की, किस तरह की? जिससे लगता है कि जो कुछ सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहता है, उसको ग्रो होने में आसानी मिले। बिल्कुल। बिल्कुल, बड़ा अच्छा टॉपिक आपने, बड़ा अच्छा एक मुझे टॉपिक बताया जिसके बारे में चर्चा करना मुझे लगता है ज़रूरी है आजकल के विषय में, जैसे आजकल का दौर है। तो मैं यही कहूँगा कि जैसे आज सोशल मीडिया का टाइम है, मुझे लगता है कि हाइप एकदम से कुछ बच्चों को, कुछ लड़कियाँ, लड़कों को जल्दी से मिल जाती है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं वो ये भूल जाते हैं कि संगीत को सीखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जल्दी हाइप मिलने का मतलब ये नहीं है कि अच्छे गुरु से सीखो ना। अगर आप सीखोगे तो आपको संगीत की इम्पोर्टेंस आपके मन में रहेगी, अदरवाइज़ आपको कहीं न कहीं उसकी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगी। तो संगीत सीखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब तक संगीत को समझोगे नहीं, परफ़ॉर्म करने से पहले आप उसको हल्के में लोगे। तो हल्के में नहीं लेना, क्योंकि मैं तो बड़ा बच्चा हूँ, बड़े-बड़े लोग हैं जिन्होंने सारी उम्रें लगा दी संगीत को दे दी, है ना? तो हमारे गुरुजी हमें हमेशा बोलते थे कि भई गाना सिखाने से पहले बोलते थे, पहले 6 महीने सिर्फ ऑब्ज़र्व करो और हारमोनियम के सामने बैठो, पेशेंस रखो, हारमोनियम को टच नहीं करना है। देखो कैसे बंद करते हैं, कैसे खोलते हैं, सिर्फ ये कैसे बजाते हैं। हाँ, कि वो कहीं न कहीं एक पेशेंस की ट्रेनिंग प्लस पेशेंस की, क्योंकि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, वो भी कि ऐसे इतने बड़े आर्ट को, तो मुझे लगता है पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। आज हम बहुत वो लगता है कि उसकी कमी है, आज नई जनरेशन में। बहुत पेशेंस तो नहीं है। मैं एक आपके अरे इंस्टेंट सिंगर बनना चाहते हैं हाँ, कि बस कुछ हिट हो जाए, हिट हो जाए तो, मतलब कुछ वायरल हो जाए कुछ उनका गाना। और साथ में अगर कोई उनके साथ एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट या सिंगर कभी बैठा होगा तो उनको उसकी इम्पोर्टेंस नहीं होगी। वो ज़रूरी है, मुझे लगता है कि एक मैं आपके माध्यम से पब्लिक को भी ये बताना चाहता हूँ कि एक एक्सपीरियंस मैटर करता है कहीं न कहीं, है ना? आप एक सोशल मीडिया पे एक गाना किसी का वायरल हो गया, लाखों करोड़ों में चला गया, तो आपने वो जो सीनियर सिंगर है उसकी सीट आपने पीछे रख दी और उस सिंगर को आपने आगे बढ़ाया। ज़रूरी है, मैं कहता हूँ आजकल के दौर में सोशल मीडिया का दौर है, ये चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। राइट। किसी की मेहनत, है ना? किसी को जल्दी भगवान के दर्शन हो जाते हैं और किसी को, है ना, समय लग जाता है। तो लेकिन ये नहीं है कि उसने पूजा नहीं की है। चलो, त्रुटि तो कभी किसी न किसी से भी रहती है, लेकिन ये कहीं न कहीं ये चीज़ सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन ये चीज़ें थोड़ी-सी एक देखना चाहिए कि किसी का एक्सपीरियंस, किसी का रियाज़ है बरसों का, तो उसको उसी हिसाब से उसका लेवल करना चाहिए, है ना? चलिए बात करते हैं आपकी अपनी कुछ कंपोजिशंस को लेकर, बिल्कुल, क्योंकि जिस पर आपने इतना काम किया है, जिससे कि उस आपकी काफ़ी पहचान भी मिली है, तो मुझे वो सॉन्ग बड़ा याद आता है कि राजा झम्बू लोचन पर यू आर द फर्स्ट वन जिन्होंने ये गाना बनाया है। बिल्कुल। और क्योंकि हमारे जम्मू की पहचान ही उनके नाम से है, तो उन पर ये सॉन्ग बनाना, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, और इस सॉन्ग के बारे में आप बताएं, क्योंकि आपकी चर्चा इस सॉन्ग को लेकर सबसे ज़्यादा होती है। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। एक्चुअली वो जो सॉन्ग था वो ऑल इंडिया रेडियो में मैंने एक काफ़ी पहले मुझे लगता है लगभग कोई
14 में मैंने उसको रिकॉर्ड किया था जी। वो लेट श्री दुर्गा राइटर हैं हमारे जम्मू के सांबा डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने ये सॉन्ग लिखा था। उन्होंने ये सॉन्ग लिखा और मुझे मौका मिला हमारे गुरुजी रवि शर्मा जी जो कि संतू प्लेयर जम्मू के टेस्ट कंपोजर हमारे जम्मू के, मुझे लगता है कि एक लेजेंड आर्टिस्ट कहूँगा। बिल्कुल सही। रवि शर्मा जी सर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं ये कंपोजिशन गाऊँ। ठीक है, तो जब मैंने रेडियो में गाया और जब इस गाने को गाया तो रेडियो में ये काफ़ी ज़्यादा हिट हो गया और मुझे लोग कॉम्प्लीमेंट करते थे हमेशा। मुझे कई बार कॉल करना कि यार रवि यार वो आपने सॉन्ग गाया, बड़ा प्यारा सॉन्ग है, तो आप उसको रिकॉर्ड करो। तो मुझे लगा तब मैं जॉब में था, तो मुझे लोग बोलते तो थे लेकिन मुझे समझ नहीं आता था क्या करूँ क्या नहीं, मतलब वो एक असमंजस में रहा मैं थोड़ा-सा रही। 2021 में मुझे थोड़ा-सा मेरे दिमाग में आई ये चीज़ कि नहीं यार कुछ करना चाहिए। 22 में आके मैंने इस गाने को ठोक किया। हमारे जम्मू के बहुत रिनाउंड म्यूज़िक डायरेक्टर साहिल नाथ जी क्या जिनको लकी बोलते हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर एक बात बोलूँगा कि वो मेरे लिए नहीं, उनका नाम नहीं, और वो सबके लिए लकी हैं। जिनकी लाइफ में लकी जी का एंट्री हुई ना, इनके लाइफ में एक बहुत सही एक मतलब एक अद्भुत एक्सपीरियंस देखने को मिला और सफलता मिली, सफलता मिली। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, म्यूज़िक इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं सभी बोलते हैं साहिल नाथ जी वन एंड ओनली जम्मू के एक बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और उतने ही लकी साबित होकर निकलने के लिए। अब जब चर्चा हो ही रही है तो आपके उसके सबसे इतने फेवरेट और इतना जबकि कितनी लंबी इसकी जर्नी है, कब कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ, कब आपने बनाया जी, तो कुछ लाइनें हो जाए बिल्कुल। राज जम्बू लोचन ने बसाया जम्मू शहर जी, बसाया जम्मू शहर जी। शेर बकरी किट्ठे पानी, शेर बकरी किट्ठे पानी, पींदे है दोपहर जी, पींदे है दोपहर जी, पींदे है दोपहर जी। थैंक यू। तो उन्होंने इस पूरी जो उस समय की जो एक कहानी चलती है उसको पिक तरह से उन्होंने गीत में जो है वो लिटरेचर में लिया, पोएट्री में लिया है, और कुल यही हमारा एक्चुअली जम्मू का इतिहास है जो कि उन्होंने आपने उसको उकेरा सामने, तो उस पर पिक्चराइजेशन भी हुई। बहुत अच्छी वीडियो डायरेक्टर हमारे के मल्होत्रा जी हैं इस टाइम। तो मैं सभी जनता से अपील करूंगा कि इस गाने को आप सुनो ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर उन्हें सुनना हो तो यूट्यूब चैनल मेरा रवि रघुवंशी के नाम। अच्छा, आप वहाँ जाएं, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और अपना प्यार दें। जो भी कहीं कमी रह जाए आप मुझे सजेशन भी लिख सकते हैं वहाँ पर। और बहुत ही प्यारा गाना है, आप सुनेंगे तो थोड़ा सा जम्मू के बारे में आपको खूबसूरत वैलीज का भी आपको नज़ारा मिलेगा वहाँ देख। तो इस तरह अभी हालांकि हमारे जो फोक सॉन्ग है उसमें बहुत सारे काम हो रहे हैं और बड़े बड़े पॉपुलर हैं, आज भी सुनने को बड़ा मजा आता है। तो क्या लगता है कुछ चीजें बदलनी, थोड़ी सी उसमें चेंजेस होके करना चाहिए जो कि आज के ऑडियंस के साथ ज्यादा कनेक्ट हो, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि बदलाव करके कुछ चीजें होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं अब मेरा भी 20-22 साल का एक्सपीरियंस, 25 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं भी अपने माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो डोगरी फोक सिर्फ हारमोनियम तबले तक सीमित नहीं रहना चाहिए। मुझे लगता है उसको भी कहीं ना कहीं हमें एक मॉडर्न तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए, सो दैट उसकी एक वैल्यू जो है वो डोगरी किसी की मोहताज तो नहीं है। खैर इतनी खूबसूरत कहीं ना कहीं लगता है कि सिर्फ रीजन तक नहीं रहने चाहिए, हाँ, रेश विद ग्लोबल हो जानी, यस ग्लोबल होनी चाहिए, और उसके लिए यही एक माध्यम है। मुझे लगता है एक यही तरीका है कि जिससे हम थोड़ा सा म्यूजिकली उसको हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें, वो हारमोनियम और तबले तक सीमित ना रहे, एक एक पूरा फ्यूजन बन के उसका तैयार हो और लोगों को डोगरी सुन के लगे यार क्या ये। और तो आप अभी उसी लाइन में कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, और मेरा अपकमिंग सॉन्ग एक पैट्रियोटिक डोगरी सॉन्ग है। क्या हुआ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा चैनल जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जल्दी ही मेरा पैट्रियोटिक जब जी आएगा, हाँ बिल्कुल, मतलब ये आपके ऑडियंस के लिए जो है एक पहले वाले समय में एक उनको एक गिफ्ट मिलने वाला बिल्कुल 15 अगस्त पे मुझे लगता है कि ये गाना तब तक सोशल मीडिया पर ये आ ही जाएगा,
तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये एक डोगरी सॉन्ग मुझे मेरे दिमाग में आया कि हम लोग मोस्टली किसी फंक्शन में कभी हमें बुलाते हैं, कभी हम परफॉर्म करने जाते हैं, तो कहीं न कहीं वही सॉन्ग्स हमारे जम्मू में भी प्ले किए जाते हैं। देश रंगीला रंगीला, है ना? बिल्कुल भाई, तो हमारे यहाँ पे भी अपना एक होना चाहिए। मैंने मुझे लगा पर्सनली कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि खैर हम जम्मू के लिए क्या कर सकते हैं, जो हमारे लिए जम्मू ने किया है, हम उन्हीं के बाशिंदे हैं, बच्चे हैं। और मुझे लगा कि नहीं, एक पैट्रियोटिक सॉन्ग डोगरी लैंग्वेज में होना चाहिए, तो मैंने कोशिश की और जल्दी ही आपको सुनने को मिलेगा। नहीं बिल्कुल, क्योंकि हालांकि बात तो बहुत है कि बहुत सारे करें, लेकिन एक आखिर में मुझे याद आ रहा है कि डिवोशनल सॉन्ग को लेकर जो है आप हमेशा, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि आपका बहुत ज्यादा उसमें इंक्लाइनेशन रहती है, झुकाव रहता है, तो वो एक भक्ति सॉन्ग हो जाए जो कि शिव पर है, कि ओंठों पर है शिव नाम करके, उससे थोड़ा हमारी ऑडियंस को आप आपकी पब्लिक को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये शिव भजन मेरा जी म्यूज़िक ने अपने चैनल पर रिलीज़ किया है ये भजन, और मैं 2 लाइनें आपके सामने ज़रूर रखूँगा। होठों पर शिव नाम सजा हो, शिव हो मेरी आँखों में। होठों पर शिव नाम सजा हो, शिव हो मेरी आँखों में। दिल की हर धड़कन में शिव हो मेरी सांसों में। दिल की हर धड़कन में शिव हो मेरी सांसों में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुझे लगता है कि हमारे पॉडकास्ट का ना एंड जो है ना, इससे बेटर कोई नहीं हो सकता कि सवाल बिल्कुल शिव पर उतना बिल्कुल वही आपने कहा, हमारी गुड विशेस हैं कि आप आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा आप अचीवमेंट्स हासिल करें, और जिस राह पर आप चल रहे हैं उसमें आप हमारे जम्मू कश्मीर का और पूरे देश का नाम रोशन करें। और इसी के साथ मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ, थैंक यू सो मच, ये आपसे टाइम निकाला और यहाँ पर आए। तो आज जो हमारे पॉडकास्ट में जितनी भी कन्वर्सेशन रवि रघुवंशी जी से हुई है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे ऑडियंस को काफी कुछ इससे सीखने को मिला होगा, खास करके जो बड़े आर्टिस्ट हैं जो कि इस फील्ड में अपना एक करियर बनाना चाहते हैं। जितनी चीजें इन्होंने यहाँ पर बताई कि किस तरह से हमें सतत कार्य करना है, प्रैक्टिस करनी है, ट्रेनिंग करनी है, और आज के समय में अपने आप को हम एक सही तरीके से कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इनकी इस पूरी कॉन्वर्सेशन से काफी आपको फायदा मिला होगा। नमस्कार। थैंक यू।